डू यू नो कि आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और ज़्यादातर केसेस में आपको इसका एहसास भी नहीं होता। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी टॉप 7 मिस्टेक्स जो कि आपको आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स में अवॉइड करनी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मिस्टेक नंबर 1, एसआईपीज़ को देर से शुरू करना, एसआईपी शुरू करने में डिले करना। काफ़ी सारे लोग एसआईपी करवाने से पहले बहुत सोचते हैं और बहुत समझते हैं और कई बारी ज़्यादातर टाइम उनका सोचने में ही निकल जाता है कि एसआईपी कब स्टार्ट करें। तो अगर हम एसआईपी जल्दी शुरू करते हैं या एसआईपी देर से शुरू करते हैं, इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, इसमें एक्चुअल में कितना डिफरेंस पड़ता है। आइए इसको एक टेबल से समझते हैं। ये टेबल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस टेबल में हमारे पास 4 ड्यूरेशंस की एसआईपी हैं, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स और 10 ईयर्स। और अगर हम जो एनुअलाइज्ड CAGR है, रिटर्न है, उसको 14% अज्यूम कर लें, तो पहले एग्जाम्पल में अगर हम 8,000 रुपये की मंथली एसआईपी दे रहे हैं और 25 साल तक देते हैं, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो केवल 24 लाख रुपीज़ है। और 25 साल बाद जो हमारी फाइनल एसआईपी वैल्यू या हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 2.18 करोड़ रुपीज़ हो सकती है। और यही अगर हम 25 साल से कम करके 20 साल कर दें, तो हम अगर 8,000 की जगह 12,000 की एसआईपी भी देते हैं, मतलब 4,000 रुपये महीना ज़्यादा भी देंगे, 25 साल की जगह 20 साल देंगे, तो हमारा जो फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू है 20 साल बाद वो होगी 1.58 करोड़ रुपीज़। और सपोज़ हम इस पीरियड को और कम कर देते हैं, 15 साल के लिए देते हैं, तो हमें 12,000 की जगह 16,000 रुपये पे करने पड़ेंगे हर महीने। और जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 28.8 लाख रुपीज़ है, लेकिन जो हमारा फाइनल एसआईपी वैल्यू होगी वो 98 लाख रुपीज़ होगी केवल। और अगर हम एसआईपी सिर्फ 10 साल के लिए करवाते हैं, तो हम अगर 20,000 रुपये महीना देंगे, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 24 लाख रुपीज़ का होगा और जो फाइनल एसआईपी वैल्यू होगी वो 52.42 लाख रुपीज़ की होगी। तो यहाँ पर हमारे लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट चारों एग्जाम्पल्स में एक जैसा है, 24 से 28 लाख रुपए के बीच में। लेकिन जो हमारी फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 2.18 करोड़ रुपीज़ है अगर हम 25 साल के लिए एसआईपी चलाते हैं, और खाली 52 लाख रुपए है अगर हम 10 साल के लिए एसआईपी चलाते हैं। तो ये बेसिकली है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए आप एसआईपी रन करते हैं, उतना ही उसके ऊपर जो रिटर्न्स हैं, जो पैसा मल्टीप्लाई करता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, जो फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो तो अच्छा खासा डिफरेंस आपने देखा ही। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें आप देख सकते हैं, और वो है कि जो मंथली कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ रहा है। अगर आप 25 साल के लिए एसआईपी चलाते हैं, जो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है वो केवल 8,000 रुपये है, और अगर 10 साल के लिए आप एसआईपी चलाते हैं तो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपये है, जिसमें ह्यूज डिफरेंस है। तो आई होप इस टेबल से आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में एसआईपी जल्दी शुरू करने से हमें एक नहीं 2 फ़ायदे हैं। एक तो मंथली बर्डन कम होता है, और दूसरा जो हमारा फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू है, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें मिलता है, वो ज़्यादा मिलता है अगर हम एसआईपी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और अगर देर से शुरू करेंगे तो ज़्यादा मंथली अमाउंट देने के बाद भी हमारी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी छोटे अमाउंट्स और ज़्यादा पीरियड में बनती है। मिस्टेक नंबर 2, स्किपिंग योर एसआईपीज़। काफ़ी सारे लोगों के साथ मैं देखता हूँ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी मंथली एसआईपी स्किप कर जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते, पेमेंट करना याद नहीं रहता, या जिस भी अकाउंट से उनका ऑटो डेबिट फैसिलिटी है उस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन नहीं होता, या जो भी रीज़न है। अगर आप अपनी मंथली एसआईपीज़ को स्किप करते हैं तो वो आपके लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। सुनने में हो सकता है हमें ये लगे कि अगर हम साल में एक एसआईपी स्किप कर देते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा, एक बारी ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे खुद से कि एक्चुअल में एक एसआईपी स्किप करना एक साल में आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी मंथली एसआईपी अमाउंट 10,000 रुपीज़ का है और हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जनवरी 2006 से लेकर जून 2021 का जो पीरियड है उसमें अगर हम रेगुलर एसआईपी पे करते रहें, मतलब हम एक भी एसआईपी स्किप ना करते, तो हमने 18.6 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए होते, और एट द एंड ऑफ दिस पीरियड
यानी कि जून 2021 के बाद जो हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू होती 18.6 लाख रुपए की जगह 53.6 लाख रुपीज़ होती। और यहीं पर अज्यूम कर लेते हैं कि हम इस पीरियड में हर साल केवल एक SIP मिस करते हैं, ओनली 1 SIP मिस्ड, तो उस हिसाब से हमने इस पीरियड में दिए होते 17.1 लाख रुपीज़ और उसकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू होती वो होती 49.4 लाख रुपीज़ इन टोटल। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें कि सिर्फ एक SIP मिस करने से हर साल हमारी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 53.6 लाख रुपीज़ से घट के 49.4 लाख रुपीज़ हो जाती है, मतलब कि 10,000 रुपये की एक SIP हर साल मिस करने से आपको इस टोटल पीरियड में 4.2 लाख रुपीज़ का नुकसान हुआ। तो इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि 10,000 की एक SIP 15 साल के लिए तो 1.5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मिस करने से आपको 4.2 लाख रुपीज़ का नुकसान हुआ। मिस्टेक नंबर 3, अपनी SIP अमाउंट को रेगुलर पीरियड से रेगुलर तरीके से इंक्रीज़ ना करना। काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपना SIP स्टार्ट तो कर देते हैं और जितने से हम अपनी SIP स्टार्ट करते हैं जनरली उसको रिकंसिडर नहीं करते या उस अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं करते। ये बहुत नेचुरल है कि अगर आपने काम स्टार्ट किया है या आपने जॉब स्टार्ट की है तो विद टाइम आपकी ग्रोथ होगी, आपकी एनुअल इनकम इंक्रीज़ होगी और इसके साथ साथ आपके खर्चे और आपका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि हम अपने खर्चे तो बढ़ा लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन अपनी SIPs की तरफ ध्यान नहीं देते और हमारी जो SIPs हैं उसको हम उसी लेवल पर छोड़ देते हैं जो हमने बिगिनिंग में स्टार्ट करी थी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपनी बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाते चले जाएं। तो इंक्रीमेंटल SIPs कराना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। और इंक्रीमेंटल SIPs की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जो इंक्रीमेंट है वो बड़ा माइनर सा इंक्रीमेंट होता है जब आप उसको बढ़ाने जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा होगा कि अगर आप अपनी SIPs को 10% से भी इंक्रीज़ करते हैं तो आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस नहीं होगा। लेकिन वो 10% अगर आप अपना SIP अमाउंट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ 15, 20 और 25 ईयर्स आप देखेंगे कि आपको जो बेनिफिट मिला उसकी वजह से वो ह्यूज होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5,000 रुपये महीने की SIP करा रहे हैं और हम वो SIP 20 साल के पीरियड के लिए करवाते हैं, तो अगर हम अपने जो परसेंटेज इंक्रीज़ है एवरी ईयर फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, अगर हम कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करते अपनी SIP में तो हम 20 साल में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, 12 लाख रुपए का। और 20 साल बाद जो हमारा कॉर्पस होगा वो 49.96 लाख रुपीज़ का होने वाला है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी इस 5,000 की SIP को हर साल 5% से इंक्रीज़ करते हैं, ओनली 5%, तो उस केस में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 20 साल में वो 17.7 लाख रुपीज़ का होगा और जो हमारा टोटल कॉर्पस होगा 20 साल बाद वो 82 लाख रुपीज़ का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5% हर साल इंक्रीमेंट करने से जो हमारा टोटल कॉर्पस है वो 49.9 यानी कि 50 लाख रुपीज़ से लेकर ऑलमोस्ट 82 लाख रुपीज़ तक बढ़ जाएगा। और अगर यही इंक्रीमेंट हम 10%, 15% या 20% करते हैं तो उसी अकॉर्डिंगली हमारा जो कॉर्पस है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा हमारे थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने से भी। तो अपने SIP इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे इंक्रीज़ ना करना एक ऐसी मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं और एक्चुअल में आपको एहसास भी नहीं होता कि ये ना करने से आपको कितना लॉस हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। और ये कोई ऐसा डिफ़िकल्ट या बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप कर ना पाएँ। 5% या 10% का SIP इंक्रीमेंट हर साल करना एक्चुअली में आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, ज़्यादातर लोग जब भी SIP प्लान स्टार्ट करवाते हैं तो उस समय उनके सामने एक चैलेंज होता है कि ग्रोथ प्लान को सिलेक्ट करें या डिविडेंड प्लान को सिलेक्ट करें। और कई बारी हम लोग रेगुलर इनकम्स के चक्कर में डिविडेंड प्लान्स को ऑप्ट कर लेते हैं और ग्रोथ प्लान्स को छोड़ देते हैं ये सोच के कि हमें रेगुलर इंटरवल पे कुछ मिलेगा नहीं, तो डिविडेंड प्लान ज़्यादा बेटर है ताकि हमें उस पर डिविडेंड्स मिलते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, तो हमारी रेगुलर इनकम बनी रहेगी। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडिया समझें, अभी जो 1-2 मिस्टेक्स मैंने पहले डिस्कस करी कि लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, ये जितने भी एडवांटेजेस हैं वो हमें सिर्फ एक वजह से मिल रहे हैं और वो है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें मिलेगा, हमारा जो कॉर्पस है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स में उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, उतना मल्टीप्लिकेशन में ग्रो करेगा रैदर दैन इंक्रीमेंट परसेंटेज में हो।
तो डिविडेंड प्लान्स में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी इनकम्स जनरेट हो रही हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस वो डिविडेंड के रूप में आपको पे आउट दे देते हैं और उस अमाउंट को री इन्वेस्ट नहीं कर पाते ऑब्वियसली। और ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि वो आपको पे आउट कुछ भी नहीं करेंगे और जो भी इनकम होगा, जो भी फंड का इंक्रीमेंट होगा, वो फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे। और वो री इन्वेस्ट करने के बाद वो जो आपको कंपाउंडिंग का बेसिकली जो बेनिफिट मिलेगा, वो डिविडेंड प्लान्स के केस में केवल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी पर मिलेगा। लेकिन ग्रोथ प्लान्स के केस में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, साथ में जो डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट हो रहा है उस म्यूचुअल फंड में, उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो हिस्टोरिकली आप कोई भी डेटा, कोई भी स्टैटिस्टिक्स अगर उठा के देखेंगे तो ये हमेशा तय बात है कि जो आपका ग्रोथ प्लान्स में रिटर्न मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिविडेंड प्लान्स। मिस्टेक नंबर 5, स्पेसिफिक गोल बेस्ड एसआईपीज ना करवाना। व्हाट हैपन्स इज कि आपकी लाइफ के कई गोल हो सकते हैं। वो गोल आपके घर के लिए हो सकता है, वो गोल आपकी बच्चों के लिए हो सकता है, वो गोल आपकी किसी डिज़ायर के लिए हो सकता है, कोई फॉरेन ट्रिप के लिए हो सकता है, आपकी कार के लिए हो सकता है। तो आपकी लाइफ के बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन एसआईपी कराते टाइम ज़्यादातर लोग ये चूज़ नहीं करते या ये केयरफुली कंसिडर नहीं करते, सोचते नहीं हैं कि हम ये जो एसआईपी स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आपके जो गोल्स हैं वो अलग अलग पीरियड पे मैच्योर होने वाले होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मिड टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन जब हम एसआईपी कराते हैं और बिना सोचे समझे कराते हैं तो एक्चुअली में जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो हमारे मैच्योरिटी पीरियड्स हैं वो कई बारी हमारे गोल्स के साथ अलाइन नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 3 साल बाद एक कार खरीदने की सोची कि हमें कोई अच्छी सी कार खरीदनी है 3 साल बाद, और हमने एक एसआईपी स्टार्ट करा दी। लेकिन वो एसआईपी हमने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करा दी क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था कि हम इस पर्टिकुलर एसआईपी को अपनी कार के अगेंस्ट में यूज़ करेंगे। तो हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा दी जो कि एक्चुअल में 3 साल बाद हो सकता है आपको उतने रिटर्न्स और उतने गेन्स ना दे रहा हो। लेकिन अगर हमें घर खरीदना है आज से 15 साल बाद और हमने उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो वो हमें अच्छा रिटर्न देता 15 साल बाद, और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो रिटर्न्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो हमारे गोल्स के साथ अगर अलाइन होगा तो आप बेटर रिटर्न्स उसमें से जनरेट कर पाएंगे। और गोल बेस्ड एसआईपीज कराने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आपके सामने एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, तो उसको अचीव करने के लिए आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर मैंने अपने घर के लिए एसआईपी स्टार्ट कर रखी है और अगर एक्चुअली में मेरे घर खरीदने की बहुत चाहत है तो मैं 15 साल तक उस एसआईपी को बाई एनी चांस बंद नहीं करना चाहूँगा, उसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे एक्चुअल में गोल दिखाई दे रहा है कि वो गोल मैंने अचीव करना है अपनी लाइफ में, वो घर मैंने खरीदना है। तो इसको अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे जितनी भी एसआईपी करानी पड़े, जितना भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, जो भी प्लानिंग करनी पड़े, मैं वो सब करूँगा। मिस्टेक नंबर 6, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ज़्यादातर लोग जब एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो 1-2 साल के लिए तो वो पेशेंस रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को जज करना शुरू कर देते हैं। वो ये कंक्लूजन्स ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड तो 6% का रिटर्न दे रहा है या 8% का रिटर्न दे रहा है, तो मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हमेशा एक गलत पिक्चर दिखाई देगी। एक्चुअली में कोई भी म्यूचुअल फंड 2-3 साल के पीरियड में, 4 साल के पीरियड में एक सही पिक्चर डिपिक्ट नहीं करता अपनी कैपेबिलिटीज़ की और अपने रिटर्न्स की। अगर आपको आइडियल पीरियड समझना है कि कितने पीरियड के लिए आइडियली आपको अपने म्यूचुअल फंड को अकेला छोड़ देना चाहिए या उस पर विश्वास रखना चाहिए, तो वो 10 से 12 साल का पीरियड होता है। अगर आप एक सही पिक्चर देखना चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे पा रहा है। मिस्टेक नंबर 7, अपनी एसआईपीज़ को पीरियोडिकली मॉनिटर ना करना। ऑफन क्या होता है कि हम एसआईपी स्टार्ट करवा देते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि अब तो हमने एसआईपी स्टार्ट कर दी है तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कुछ सोचना समझना नहीं है, एसआईपी कर दी, चुपचाप घर पे बैठिए, अब जो करना है वो एसआईपी करेगी, वो म्यूचुअल फंड करेगा और हमारा काम तो सेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हर केस में। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपको 2 काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं पीरियोडिकली का मतलब यह है कि आपको हर महीने, हर 15 दिन में सोचना नहीं है, बात सही है, लेकिन कम से कम साल में एक बारी
आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को दो चीज़ों के लिए असेस ज़रूर करना चाहिए। पहला तो ये है कि आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो एक्चुअल में उतना रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है जितना उससे एक्सपेक्टेड था। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में अपनी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को चेक करना है पहला काम। और दूसरा काम ये है कि जब आप इसको पीरियोडिकली मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो कई बारी एसेट एलोकेशन चेंज करने में आपको मदद मिलती है। जैसे कि अपने म्यूचुअल फंड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रीबैलेंस करने का क्या मतलब है कि सपोज़ आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपका पोर्टफोलियो का ज़्यादातर पोर्शन इक्विटी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि रिसेशन आ रहा है, इक्विटी नीचे जा सकती है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं और अपना कुछ पैसा निकाल कर गोल्ड में और डेट्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी सारे एग्स जो है वो एक बास्केट में ना रहें और इन द केस ऑफ एनी डाउन टर्न आपको मदद मिल सके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से। तो ये रीबैलेंसिंग करना दूसरा काम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका एक्चुअली जो कॉर्पस है 10-20 साल बाद, उसमें कितने लंबे लंबे डिफरेंसेस आ रहे हैं अमाउंट के। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।